हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यूएस चाइना राइवलरी इन एशिया एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया देखा था, और ये देखा था कि इंडिया का उससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या है और इंडिया उनको काउंटर करने के लिए क्या क्या कर रहा है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। ये कोई ऑफिशियली घोषित जो है रणनीति नहीं है, लेकिन ऐसा जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, वो भारत की जो कुछ पोर्ट्स हैं जिनको भारत डेवलप कर रहा है, और कुछ जो रणनीतिक संबंध जो बना रहा है दूसरे देशों के साथ, उनके आधार पर ये नेकलेस ऑफ द डायमंड स्ट्रेटजी को आउटलाइन किया गया है। और ये पॉलिसी जो है, आप कह सकते हो कि जो इंडिया के एनसर्कलमेंट की या भारत को घेरने की जो चाइना की नीति रही है, उसको काउंटर करने के लिए या उस पर एक प्रतिक्रिया के रूप में नेकलेस ऑफ द डायमंड स्ट्रेटजी दिखाई देती है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं और इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड देखेंगे, तो बैकग्राउंड के रूप में हम कह सकते हैं कि चाइना की जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, जो ऋण दे करके और ट्रैप करने वाली पॉलिसी है, जाल में फंसाने वाली पॉलिसी है, जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है उनको, उससे और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से जो है इंडियन ओशन में चाइना में काफी स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बना ली है, और वो इंडिया को एक तरीके से इनसर्कल कर रहा है। जैसा कि कुछ सैटेलाइट इमेज से भी ये देखने में आता है कि जिबूती मिलिट्री बेस को चाइना बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है, ठीक है। और जो अपना डेट ट्रैप पॉलिसी है, उसके माध्यम से वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, और उनसे जो उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स देते हैं, और बस वो देश इनके इसके जो है ट्रैप में आ जाते हैं, और फिर वहां पे चाइना अपना जियो स्ट्रैटेजिक जो कंडीशन है उसको काफी इंप्रूव कर लेता है। आप यहाँ पे देखो कि जो कुछ बन जैसे जो अगर हम स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स पॉलिसी की बात करें, तो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स पॉलिसी जो इंडिया है, ठीक है, सॉरी ये इंडिया का मैप थोड़ा सा बन गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इंडिया है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, जो चाइना, तो वो जगह जगह पे जो है, यहाँ पे श्रीलंका का हम्बन टोटा जो बंदरगाह है, यहाँ पे चिटगांव है, ठीक है, आप ये देखो कराची, ग्वादर पोर्ट, कोलंबो, हम्बन टोटा, कोलंबो में भी चाइना की प्रेजेंस है। तो वो एक तरीके से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां पे अपना जो पोस्ट डेवलप कर रहा है और उनको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस तरीके से देखोगे कि वो एक माला की तरह आकार ले लेता है, तो इसी को स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स पॉलिसी कहते हैं। तो जो स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स पॉलिसी है, वो इंडिया को इंसर्कल करने की या घेरने की नीति है। इसके साथ जो है और भी जो पॉलिसीज को अगर आप जोड़ दें, जैसे कि आप देखोगे कि जो एक तो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स पॉलिसी है, एक है आपकी सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक डेप ट्रैप है, डेप ट्रैक, और एक मैरीटाइम सिल्क रूट, ठीक है। ये जो पॉलिसीज हैं, इनको आप देखोगे कि इंडिया को एक तरीके से इंसर्कल करने के लिए ही चाइना इनका यूज कर रहा है। तो हमारा जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है, उसको आप एक तरीके से काउंटर स्ट्रेटजी कह सकते हैं, चाइना की जो इंसर्कलमेंट की स्ट्रेटजी है उससे उबरने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, या उसको काउंटर करने के लिए, उसके लिए एक प्रतिरोध विकसित करने के लिए भारत की यह एक पॉलिसी हम कह सकते हैं। और इसके साथ इंडिया जो है अपने नौसैनिक अड्डों को और अपने संबंधों को जो है नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है जगह जगह कई देशों में, ठीक है, और अपने संबंधों को विकसित करने में लगा हुआ है। जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्रीज हैं, जो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना की स्ट्रेटेजीज के तहत जो है एक प्रतिरोध पैदा करने के लिए भारत जो है चाइना के सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं उनके साथ इस तरीके का कोऑपरेशन डेवलप कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे जो ये आपको पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो डायमंड ऑफ नेकलेस जो स्ट्रेटेजी है, उसमें आप चाबहार ईरान, दुक्कुम पोर्ट ओमान, एजम्पशन आइसलैंड सेशल्स, और साबांग इंडोनेशिया,
चांगी, सिंगापुर, ये 5 के साथ तो इंडिया इनको डेवलप करने में कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, बाकी जो ये कंट्रीज हैं इनके साथ इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस किए हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये आप देखो एक डायमंड के एक नेकलेस का आकार ले रहा है। ठीक है, वो चाइना के सराउंडिंग्स में। तो ये एक तरीके से डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी का रूप दिखाई देता है यहाँ पे। जो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं, जो रणनीतिक अड्डे हैं भारत के, वो यहाँ पे आप वही 5 जो हमने वहां पे मैप में देखे थे। तो जो चांगी नावल बेस है वो सिंगापुर में है। ठीक है, और जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान में है। एजम्सन आइसलैंड सेशंस में है। ये आइसलैंड जो है काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है हिंद महासागर में। सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये भी काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। दुक्कुम पोर्ट जो है ओमान है। एक तरीके से ये जो चाबहार पोर्ट है उसकी उसको उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्ट के रूप में इंडिया का पास हो गया, डेवलप कर रहा है इंडिया इसको। अगर चांगी नावल बेस सिंगापुर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में यहाँ पे नेवी कोऑपरेशन के लिए एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था इनके साथ। ठीक है, जिसके लिए नेवी इन स्पोर्ट्स का यूज जो है चांगी नावल बेस सिंगापुर का यूज जो है नेवी अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए और जो फ्यूलिंग आदि जैसी सेवाओं को यूज करने के लिए कर सकती है। इसका लाभ ये होगा कि जो मलक्का जल संधि है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात किया था कि चाइना का 80% ऑयल जो है यहीं से शिफ्ट होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे जो ट्रेड के कारवां हो हैं वो यहीं से गुजरते हैं। और ये इंडिया और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। तो इसलिए चांगी नोबल बेस की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये देखो आप यहाँ पे, ये सिंगापुर है। ठीक है, और ये सिंगापुर है और यहाँ पे चांगी नवल बेस है। तो यहाँ पे इंडिया की नेवी को जो है ये यूज करने के लिए दिया गया है सिंगापुर के द्वारा एग्रीमेंट में। और ये है आपका मलक्का जलडब्रूमथ जो यहाँ से साउथ चाइना सी में जाता है और ये हिंद महासागर है। साउथ चाइना सी जो है पैसिफिक ओशन का पार्ट है और ये है इंडियन ओशन। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से जो है आप अरब सागर में चले जाओगे और यहाँ से ऑयल। तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो इसका लोकेशन कितना जबरदस्त है। यहाँ से जो है मलक्का जलडब्रू मध्य पर इंडिया चाहे तो कंट्रोल स्टेबलिश कर सकता है। और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जो है चुनौती बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि चाइना के लिए ये जलडब्रू मध्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये एक चांगी नवल बेस काफी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ चाबहार पोर्ट की बात अगर की जाए तो इसके माध्यम से जो है आप यहाँ कनेक्टिविटी के लिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया यहाँ से ईरान को क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकता है और फिर अफगानिस्तान से वो सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो है ग्वादर पोर्ट को चाइना इंडिया चाहता है कि चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है जो कि ये एक चोक पॉइंट है हिंद महासागर का, हरमुज, जो हरमुज चोक पॉइंट है उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना इसका यूज कर सकता है जो ग्वादर पोर्ट है। तो यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस जो है इसको काउंटर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई है। एजम्सन आइसलैंड की बात करें तो ये सेशल्स जो है, सेशल्स जो एक द्वीप है हिंद महासागर पे, वहां पे स्थित है। और 2015 में दोनों ने ये बात पे एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पे नवल बेस यानी नौसैनिक अड्डा इंडिया डेवलप करेगा और ये मिलिट्री एक्सेस भी प्रोवाइड कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि ये मिलिट्री एक्सेस भी इंडिया को वहां पे उपलब्ध कराता है। और ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि जैसे कि अपना चाइना जो है ना, चाइना अपनी प्रेजेंस को अफ्रीकन महाद्वीप में बढ़ाना चाहता है और वो मैरीटाइम रूट के माध्यम से ही करना चाहता है। और जो ये हमारा अजम्पशन आइसलैंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूट पे स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में कि ये चाइना जो है
यहाँ जलडमरू मध्य से, मलक्का जलडमरू मध्य से निकल के आता है। और यहाँ पे तंजानिया की कैपिटल है मोम्बासा, ठीक है, जिसको वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है एजम्पशन आइसलैंड। आप सोचो कितना कितना जो है स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट रखा है। यहाँ पे आप मेडागास्कर में भी इंडिया का एक बेस है। तो यहाँ चाइना की जो अफ्रीका अफ्रीका में जो स्ट्रेटेजी है उसको भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो रणनीति है चाइना की अफ्रीका के साथ व्यापार को विकसित करने में और अफ्रीका अफ्रीका जाने की जो रणनीति है उसको यहाँ पर इंडिया काउंटर कर सकता है चाइना को एजम्पशन आइसलैंड के माध्यम से। इसी तरह साबांग पोर्ट जो है 2018 में इंडिया इसके लिए मिलिट्री बेस एक्सेस को प्राप्त कर लिया था। इसके जो एकदम यहाँ पे आप देखो बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है साबांग पोर्ट। ये सुमात्रा आइसलैंड है, सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, ठीक है। और ये है साबांग पोर्ट जहाँ पे इंडिया को मिलिट्री एक्सेस का भी परमिशन मिला हुआ है। और बिल्कुल ही ये जो चोक पॉइंट है मलक्का जलडमरू मध्य वहां पे है। और यहाँ पे हमने देखा था सिंगापुर में जो चांगी नोवल बेस का इंडिया जो यूज करने के परमिट। तो ये भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि चाइना का बहुत बड़ा जो है ट्रेड और ऑयल का जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया को यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इस दुकुम पोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे मिलिट्री एक्सेस प्राप्त कर लिया था, मिलिट्री एक्सेस प्राप्त कर लिया था 2018 में। और जो है ये एकदम साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ दक्कन ओमान के आप देखो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे दुकुम पोर्ट है। चाबहार पोर्ट के साथ एक बात यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि मिलिट्री एक्सेस जो है इंडिया को नहीं है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से दुक्कम पर मिलिट्री एक्सेस इंडिया को मिल चुका है। तो ये प्रेजेंस से इंडिया ये हार्मुज जो स्ट्रेट है उसको कंट्रोल कर सकता है। और चाइना का जो ग्वादर पे है और जो इंडिया को अगर वो इन्फ्लुएंस करना चाहे तो उसको काउंटर कर सकता है। और इससे पर्शियन गल्फ के साथ जो है गल्फ ऑफ पर्शिया के साथ जो इंडिया का ऑयल का ट्रेड है उसको फैसिलिटेट ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस की कुछ। जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आप मंगोलिया के साथ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट दिस कंट्री। देखो मंगोलिया में मंगोलिया क्योंकि एक जो है मंगोलों का देश जो है आप कह सकते हो कि मंगोलों का देश है, चाइना के उत्तर में पड़ता है ये। आप इस मैप में देख सकते हो, दिस इज मंगोलिया। ऑलमोस्ट तीन तरफ से जो है मंगोलिया किससे घिरा हुआ है, ऑलमोस्ट तीन तरफ से मंगोलिया चाइना से घिरा हुआ है और एक तरफ से रसिया से घिरा हुआ है। बहुत समय तक जो मंगोलिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना वो इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरीके से सैंडविच बन करके रह गई थी। कभी वो रसिया को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ आ जाता था, तो कभी चाइना को काउंटर करने के लिए रसिया के साथ आ जाता था। लेकिन उसने फिर बाद में जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना शुरू किया और थर्ड फ्रेंड्स को भी देखना शुरू कर दिया। तो थर्ड फ्रेंड के रूप में इंडिया जो है उसका एक काफी अच्छा विकल्प बन करके उभरा चाइना को और रसिया को बैलेंस करने के लिए। और क्योंकि उनसे बेनिफिट भी लेता रहता है ये मंगोलिया, तो उसके लिए भी मंगोलिया आपने सुना होगा जो गोबी का मरुस्थल है वो मरुस्थल के लिए बहुत जाना जाता है। और यहाँ पे नोमैडिक कल्चर अभी भी जो है काफी नोमैडिक यानी खाना बदोश लाइफ, पशुपालन और ये सब जो आप देखोगे कभी मंगोलिया के बारे में देखो तो काफी एक्जोटिक टाइप की फीलिंग आती है उसके उनके लोकेशंस और उनको देख करके। तो मंगोलिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन मोदी जी आपने देखा होगा कि विजिट किया था उन्होंने। और वहां पे उन्होंने
कुछ both the countries have agreed and will collaborated to develop a bilateral air corridor. ठीक है, एयर कॉरिडोर मतलब वायु गलियारा विकसित करने की बात कर रही थी, और ये जो है इंडिया की ग्रेड लाइन पे किया जाएगा। इसके साथ ही जापान, जैसे हमने जो मैप देखा था उसमें जो डायमंड्स दिखाई दे रहे थे आपको, मंगोलिया, जापान और वियतनाम, तो इंडिया और जापान ने ज्वाइंटली जो है डिक्लेयर किया है। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो आप, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में बेसिकली अफ्रीका को जो है एशिया के साथ जोड़ने का दृष्टिकोण है, और वो जापान भी इसमें शामिल है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मैरीटाइम और बेल्ट रोड को जो है काउंटर करने का दृष्टिकोण भी है, जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। और इसमें ये बेसिकली इस तरह से अलग है कि यहाँ पे ये ग्रांट्स या डेब्ट ट्रैप्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे दोनों देश के, दोनों तरफ के जो देश हैं वो आपस में कोऑपरेशन या सहयोग के माध्यम से विकास को चुनेंगे, विकास का रास्ता चुनेंगे। अब इसी प्रकार से वियतनाम में भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। इंडिया मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद वियतनाम एंड हैज सोल्ड ब्रह्मोस मिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने उनको ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया है, बेचा है उनको। पहली बार जो है इंडिया ने किसी कंट्री को मिसाइल बेचा है, ब्रह्मोस मिसाइल, वो है वियतनाम। आप सोचो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के माध्यम से। चाइना को काफी धक्का पहुंचा होगा वहां पे, क्योंकि वो ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको मालूम ही है कि क्रूज मिसाइल है। और 4 पेट्रोल बोट्स भी दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेवलप किया गया है इंडिया के। मिसाइल जो है दो तरह की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, आप साइंस और टेक की क्लास में पढ़ा होगा आपने, और एक होती है क्रूज मिसाइल। इसमें बेसिकली अंतर ये होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का जो मार्ग होता है वो ऐसे होता है वलयाकार, ठीक है, वो ऐसे जा करके और टारगेट को भेजती है। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो बिल्कुल ही ऐसे सीधे जाती है, ठीक, फिर वहां से जा करके ऊपर उठती है और एक्सोस्फीयर मतलब अंतरिक्ष में चली जाती है, फिर वहां से वापस लौट के बहुत फोर्स के साथ टारगेट को हिट करती है। और जो ये है ना, टेम्परेचर से टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकती है, और ये वापस भी आ सकती है, ठीक है, हिट करने के बाद। तो ये है जो डिफरेंसेस हैं कुछ। तो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को दिया है। ये काफी अच्छा जो है एक गेस्चर, गेस्चर क्या कहेंगे, इंडिया का जो है स्ट्रेटेजिक स्टेप है, ताकि चाइना को जो है वहां पे काउंटर किया जा सके। सेंट्रल एशिया देखते हैं। सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया जो है 5 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ये है आपका कैस्पियन सी, ठीक। तो ये 5 कंट्रीज को मिला करके सेंट्रल एशिया बोलते हैं। आप सारे जिन देशों में स्थान लगा हुआ है उनका नाम ले लो, और उसमें से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाहर कर दो, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल एशिया हो जाता है। और अगर ग्रेटर सेंट्रल एशिया की बात करोगे तो मंगोलिया को भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो, सेंट्रल एशिया जो है बहुत समय तक रसिया का जो है एक तरीके से उपनिवेश था, कॉलोनी रहा है। और जब ये इंडिपेंडेंट रसिया का विघटन हो गया था यूएसएसआर का 1991 में, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो माना जाता है कि ये जो देश इंडिपेंडेंट हुए तो वे इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार ही नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से रसिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इन्होंने काफी धीरे धीरे अपना जो है अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया, ग्रोथ इनकी होने शुरू हुई। और अभी तक जो है यहाँ के रिसोर्सेज हैं जो हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है सही से। कहा जाता है कि अगर ये जो पूरा यूरेशिया है ना, यूरेशियन प्लेटू है, जो ये यूरोपियन रसिया एशिया को मिला करके, तो उसके सेंटर में ये आता है सेंट्रल एशिया। कहते हैं कि अगर दुनिया पे कंट्रोल करना है या नियंत्रण करना है या राज करना है तो यूरेशिया पे सबसे पहले कब्जा करना पड़ेगा, यूरेशिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर यूरेशिया को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल एशिया को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ऑयल एंड गैस के लिए हाइडल पावर काफी ज्यादा है यहाँ पे, और यूरेनियम का भी सोर्स है यहाँ पे काफी ज्यादा, ठीक है।
और भी बहुत सारे पोटेंशियल है यहाँ पे। और जो एससीओ का मेंबर इंडिया है, तो एससीओ में भी ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज आते हैं, चाइना और रसिया के साथ। ठीक है। तो और इनके साथ जो है बुद्धिज्म जो हमारा है, बुद्धिस्ट रिलेशन, बुद्धिस्ट भी है। यहाँ पे बहुत सारे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है टर्की मुस्लिम होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज हैं उनके साथ भी मोदी जी अ, उनके साथ भी संबंधों को अपने इम्प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज है डबल आफ्टर हिज विजिट। मोदी जी के विजिट करने के बाद जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार है वो दुगुना हो गया। ठीक है। तो ये आपने देखा, ये काफी इम्पोर्टेंट लोकेशन है सेंट्रल एशिया पे। तो हम अलग से भी बात करने वाले हैं, एक अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा इसके लिए, अलग क्लास बनाने पड़ेंगे। इस स्ट्रेटजी को लेकर के जो चैलेंजेस क्या हैं वो भी हमको देखना जरूरी है। ठीक है। जो चाबहार पोर्ट की अगर बात करें, चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ईरान अभी हाल ही में कह रहा था कि अब हम इस प्रोजेक्ट में इंडिया का साथ नहीं देंगे, इंडिया का साथ लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि इंडिया ने जो फंडिंग है ना वो काफी डिले कर दिया है। इंडिया अभी इधर थोड़ा सा जो यूएस का सैंक्शन लगाया जा रहा था ईरान ईरान पे, यूएसए का जो सैंक्शंस लगाए जा रहे थे उसको देखते हुए इंडिया इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्लो हो गया था डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से ईरान ने कहा कि हम जो है अब इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हम खुद करेंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इस पोर्ट्स को जो है स्ट्रेटेजिक और कनेक्टिविटी को देखते हुए डेवलप कर रहा था, जो कि काफी इम्पोर्टेंस रखता था। तो इंडिया के साथ ये चैलेंज जुड़ा हुआ है कि इंडिया जो ईरान पर जो है यूएस का सैंक्शंस लग जाता है बार बार। और जो इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो काफी इम्प्रूव हो रहे हैं इस दौरान। तो ऐसे में इंडिया को जो है इनके बीच में बैलेंस बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी तरफ जो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स के तहत जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है। चाइना के पास पैसा बहुत है। म- मतलब वो उसके पास इतना डॉलर है कि अगर फॉरेक्स में इतना डॉलर है उसके पास कि अगर कहा जाता है कि अगर वो मार्केट में सारा पैसा छोड़ दे, ठीक है, तो जो इन अमेरिकन इकोनॉमी है यूएस की, आई डोंट नो ये कितना सही है, लेकिन सही होगा जहां तक मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम इस एजम्पशन को बोला जाए तो सही मान सकते हैं। तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी, इतना ज्यादा पैसा बाहर मार्केट में आ जाएगा, डॉलर का वैल्यू गिर जाएगा, काफी कम हो जाएगा एक्सचेंज मार्केट में, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, हालांकि चाइना को भी इससे काफी डिजास्टर्स इफेक्ट पड़ेगा, चाइना के ऊपर भी, लेकिन ये कहने के लिए, उसकी पोटेंशियल को दर्शाने के लिए कहा जा सकता है। तो चाइना जो है इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी मात्रा में कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पोल्स का। जो इंडिया के नेकलेस ऑफ डायमंड की जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के पास इतना रिसोर्स नहीं है, अभी रिसोर्स की दिक्कत है इंडिया के पास। और रिसोर्सेस की दिक्कत की वजह से इंडिया अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ और जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे इस तरीके से चाइना को काउंटर करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इंडिया को। और देखा जाए अगर जो ऑलमोस्ट ऑल द जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन में और जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट सभी देश जो है कमोबेश चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। चाइना की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की भारत की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है, 5 टाइम लार्जर देन इंडिया। ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो हमारी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट कितने ट्रिलियन पे है, 1.5 ऐसा करके कुछ ट्रिलियंस पे है। और चाइना की इकोनॉमी आप एक बार देखना। ठीक है। तो ये चाइना की इकोनॉमी 5 गुना ज्यादा बड़ी है इंडिया की इकोनॉमी से। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है चाइना की स्ट्रेंथ बहुत
मजबूत है। और कोई भी जो कंट्री है, जो देश है, वो नहीं चाहता कि चाइना के साथ कोल्ड वॉर को की जैसी सिचुएशन पैदा किया जाए। No country wants to get into the Cold War with China currently, as China supplies essential pharmaceutical products to the nation worldwide. चाइना जो है बहुत सारे देशों के साथ जो है को दवाइयाँ, मेडिसिन और जो करंटली जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उसके तहत भी वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे मेडिसिन और वो उनको जो है वैक्सीन दे रहा है फ्री में, इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है। तो कोई नहीं चाहता कि जो है कोल्ड वार जैसी सिचुएशन चाइना के साथ पैदा हो, ताकि जो है वो इन सुविधाओं से भी वंचित हो जाए। हालांकि जो आज का जो वर्ल्ड सिनेरियो है, वहां पे चाइना की इमेज को काफी धक्का लगा है, जो कोविड-19 की वजह से और जो चाइना की जो पॉलिसी रही है उसके माध्यम से देखा जाए तो काफी चाइना की इमेज को धक्का लगा है। और जो ये डेप्थ टाइप डिप्लोमेसी है जो अभी हम देखेंगे अगली क्लास में, उसके साथ जो है जो कंट्रीज हैं उनका ट्रस्ट भी चाइना के ऊपर कम हो रहा है। तो ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी इम्पोर्टेंस रख सकती है। चाइना चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हिसाब उसके जो हिसाब से देखा जाए ना, तो इंडिया की जो पॉलिसी है, जो इंडिया की स्ट्रेटजी है, वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगी। और जो इंडिया की डेमोक्रेटिक नेचर है वो उस पर जो है जो कंट्रीज है उनका विश्वास ज्यादा गहरा बनेगा। तो इंडिया को इस कि ये पॉलिसी हमने देखी यहाँ पे, और इसको हम एग्जाम में लिख भी सकते हैं। अब इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।